session. Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework subject. And currently we are dealing with Unit 2, Indian Contract Act 1872, General Contracts. The chapter is what we are dealing with is discharge of contract. Now, how the parties get discharged, what are the different methods of getting discharged from contracts? Friends, there are 6 methods of getting discharged from contract. कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्त होने के 6 तरीके 6 प्रकार हैं. पहला है बाय परफॉर्मेंस, दूसरा है म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, थर्ड वन इज बाय इम्पॉसिबिलिटी, फोर्थ इज लैप्स ऑफ टाइम, fifth is by operation of law, and sixth is by breach of contract. These are the 6 ways, 6 methods, 6 modes of getting discharged from contract. कॉन्ट्रैक्ट में से छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में से फ्री होना है, डिस्चार्ज होना है, रिलीज होना है, तो 6 तरीके हैं. इन 6 में से कोई भी एक तरीका अपनाकर हम कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्त हो सकते हैं. तो ये 6 तरीके में से 2 तरीके डिटेल डिस्कशन के हैं. एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बाय इम्पॉसिबिलिटी, हाउ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. And today we are going to discuss in detail in which circumstances party get discharged from the contract by mutual understanding, or we can say mutual consent, or we can say mutual agreement. Discuss this statement in detail. Let's have its idea. Let's have its introduction. A contract, we know very well, a contract is valid. When the contract is valid, sir? Sir, contract is valid when it is an agreement, and that agreement which is enforceable by law. Now, when the agreement will be considered as enforceable by law? When it tends to create legal obligation between the parties. एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कब वैलिड मानी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इस स्वरूप की होनी चाहिए जहां पे दोनों पक्षकारों के बीच में एक जिम्मेदारी की रचना हो. There must be a creation of legal obligation between the parties. इरादा होना चाहिए, दोनों सीरियस होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस देना उसके लिए सीरियस होना चाहिए. उनकी एक लायबिलिटी बननी चाहिए. दे मस्ट बी लायबल टू फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिसेस. जो वादा दोनों ने शेयर किया, एक्सचेंज किया एक दूसरे से, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने, दोनों ने वो वादा पूरा करना है, निभाना है. दे आर सपोज टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस. जो भी वचन आप देते हैं वो वचन को पूरा करें, वादा अधूरा नहीं छोड़ना है. जैसे ही आप अपना वादा पूरा करते हैं, एज एंड व्हेन यू परफॉर्म योर प्रॉमिसेस, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. आपको कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति मिल जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट मुक्त हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया. सो व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द पार्टीज टू इट आर नो मोर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अब आप दिया, पूरा कर दिया, फिर काहे की लायबिलिटी, काहे की जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो आपने पूरी कर दी है. नाउ यू आर नॉट एट ऑल लायबल इन फ्यूचर. फ्यूचर में फर्दर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन बाकी नहीं है. नथिंग इज आउटस्टैंडिंग. एक तरीके से देयर इज अ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. दो पक्षकारों के संबंध का भी अंत आ जाता है. तो इस तरीके से डिस्चार्ज मिलता है, दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और 6 तरीके हैं. देयर आर 6 मेथड्स एंड मोड्स एंड वी कैन से वेज टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. पहला है बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस देके आप डिस्चार्ज प्राप्त कर सकते हैं. परफॉर्मेंस के 2 तरीके हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आगे के सेशंस में ऑलरेडी. एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, सेक्शन 37, 38 के हिसाब से डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी. तो इस तरीके से भी 90% कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस से ही डिस्चार्ज हो जाते हैं. आपने जो वादा किया, निभाया, बात खत्म हो गई. उसके बाद दूसरा आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय म्यूचुअल कंसेंट. इसके टोटल 6 तरीके हैं इसके अंदर, जो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 62 और 63 के हिसाब से. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में इसका भी डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में. सेक्शन 56 के अंदर 5 ऐसी तरीके हैं, इवेंट्स हैं, जहां हम कह सकते हैं आप परफॉर्म करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जो जेन्युइन रीजन से, वैलिड रीजन से, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की है प्रीवियस सेशन में.
5 रीजंस आपको याद हो तो बहुत बढ़िया है। वो 5 रीजन क्या थे? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर याद होना चाहिए, तो फॉरगेट इज अ क्राइम ध्यान रखिए। पहला क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सेकंड, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। थर्ड, लीगल इम्पॉसिबिलिटी। फोर्थ, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन। और फिफ्थ था ब्रेकआउट ऑफ वॉर। ये 5 में से कोई भी एक घटना घट सकती है जिसकी वजह से आप परफॉर्म करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे, इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस, तो सर वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिल जाता है। चौथा है बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय समाप्त हो जाता है तब। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लैप्स ऑफ टाइम में मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, टाइम बेयर डेप्ट के ऊपर हमने चर्चा की थी एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से कि एक जो डेप्ट होता है वो 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसकी भरपाई, उसकी रिकवरी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो समय समाप्त होने के कारण वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। ऑपरेशन ऑफ लॉ में अगर पक्षकार की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या कुछ मटेरियल अल्ट्रेशन किया जाए विदाउट कंसर्न, तो वहाँ पे जो कुछ करना है लॉ लॉ के हिसाब से होगा अल्टीमेटली, और उस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 के हिसाब से दो हमने डिटेल में इसकी चर्चा की थी। 2 पॉइंट है, एक एक्चुअल ब्रीच होता है और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने शॉर्ट में कवर किए हुए हैं, जिसमें से 2 डिटेल में पूछे जाते हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, और दूसरा है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, डिस्कस कर लिया है। बचा है क्या? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। तो आज हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 62 और 63 के हिसाब से हम इसकी चर्चा करेंगे। So when a contract can be made with the mutual consent, it can also be terminated with the express or implied mutual agreement with the express or mutual agreement of the same party. दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं म्यूचुअली, दो जन मिलके म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअली कंसेंट दे सकते हैं एक दूसरे को, तो दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? दो जन मिलके शादी कर सकते हैं तो दो जन मिलके डिवोर्स का भी सोच सकते हैं, है कि नहीं? तो व्हेन टू पार्टीज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली, साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, कह रहे हैं कबूल है जो वादा किया निभाऊंगा, फिर ही घर जाऊंगा, तो हो सकता है दो जन मिलके ऐसा भी डिसाइड कर दे, किसी ने कोई वादा निभाने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, बात खत्म। ऐसा भी हो सकता है। तो दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। पहले तो शब्द समझ में आना चाहिए, तो आगे आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है डिस्कशन में, ठीक है? सो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से डिस्चार्ज मिलेगा। दोनों पक्षकार मिलकर भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, वो आगे की डिस्कशन में। सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल, कैंसिल कर दो, बात खत्म कर दो। और इट्स टर्म्स आर अल्टर्ड और अ न्यू एग्रीमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड व्हेन इन ऑल सच केसेस होल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड। एक आपको यहाँ पंच लाइन याद रखनी है कि નવી આવે તો જૂનીને ભૂલી જવી। શું નવી આવે? સાહેબ નવો કરાર થાય એટલે જૂના કરારને ભૂલી જવા। As and when new agreement is entered between the parties, forget the old contract. पुराना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाइए, नई गिल्ली नया डाउन। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। कहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है, छुटकारा कहाँ से मिल रहा है? सर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिल जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, नया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात करो, नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करो, पुराना भूल जाओ। सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, सो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडरेशन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आना चाहिए इस तरीके से। सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड और इट्स टर्म्स आर अल्टर्ड, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, चलो पुराना कैंसिल करो, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसल्ड। या आप पुरानी शर्तों में अल्ट्रेशन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो नई शर्त हो गई, पुरानी शर्त में आपने चेंज कर दिया, जो शर्त रखी गई थी उसमें आप चेंज कर देते हो, चेंजेस करते हो, जैसे प्राइस बदल देना, क्वांटिटी बदल देना वगैरह वगैरह, तो चेंजेस कर देते हो, तो वो अल्ट्रेशन हो गया। तो फिर नई जो शर्त बन गई है उसके हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा, पुरानी शर्त भूल जाओ। तो द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। 6 तरीके हैं।
म्यूचुअली एग्रीमेंट के हिसाब से, म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से डिस्चार्ज पाना है तो सेक्शन 62 और 63 के हिसाब से 6 मेथड है जो आपको ये डिटेल में समझाने हैं। ये डिटेल में पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी सिंगल पूछ लेते हैं, ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज नोवेशन। नोवेशन को तो लैटिन शब्द भी दिया गया है नोवेशियो, इसका लैटिन शब्द भी है नोवेशियो, ध्यान रखना। पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन नोवेशियो, वो लैटिन शब्द है, इंग्लिश में नोवेशन। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद क्या आएगा सेक्शन 62 में, दूसरा तरीका है म्यूचुअली एग्री कर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में से छुटकारा प्राप्त करना है पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से, तो अल्ट्रेशन कर दो शर्तों का, शर्तों में चेंजेस कर दो, जस्ट चेंज द टर्म्स एंड द कंडीशंस। तीसरा है रेसिशन, चौथा है रेमिशन, फिफ्थ इज वेवर एंड सिक्स्थ इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ये 6 तरीके हैं जहां आप म्यूचुअली एग्री कर कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज प्राप्त कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 62 के हिसाब से 3 मेथड है, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसिशन। सेक्शन 63 के हिसाब से 3 मेथड है, रेमिशन, वेवर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जिसको अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्क्रीन पे सबसे पहले आ रहे हैं नोवेशन। चलिए नोवेशन की चर्चा करते हैं। नोवेशन क्या है? मैंने कहा वैसे इसका लैटिन शब्द नोवेशियो है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ नहीं करते एन निकाल दो, नोवेशियो हो गया। व्हाट इज नोवेशियो ऐसे करके पूछ लेते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। तो नोवेशन क्या है सर? द टर्म नोवेशन मीन्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग वन। जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि नवी आवे तो जूनी ने भूली जाओ। नोवेशन का मतलब ही सिंपल वर्ड्स में होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पुराने को भूल जाओ, नई गिल्ली नया डाउन। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई है दो पक्षकारों के बीच में, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में, उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। पुरानी शर्तों को भूल जाइए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाइए। रात गई बात गई, आज की सुबह की बात करिए। दिस अरेंजमेंट में बी आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। हाँ, ये अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है। नोवेशन के दो प्रकार है, यूं समझ लीजिए, दो स्वरूप है, दो चेहरे हैं, दो मुखौटे हैं। दिस अरेंजमेंट में बी आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज, हो सकता है पक्षकार वही रहे, पक्षकार नहीं बदलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बदलता है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है, लेकिन पक्षकार वही रहते हैं। एक्स और वाई थे पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, नए में भी एक्स और वाई है, कोई जेड नहीं आया अंदर। और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस वही रखी हो लेकिन पार्टीज बदल गई हो, एक आध दो पार्टी निकल गई हो, एक आध दो पार्टी ऐड हो गई हो, या सिर्फ नए पार्टी की एंट्री हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो स्वरूप है नोवेशन के। सो हाउएवर इट कैन टेक प्लेस इन टू वेज, दो तरीके नोवेशन के। पहला है वेयर द पार्टीज रिमेन सेम बट कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज्ड। पार्टीज वही रहेगी, एक्स एंड वाई, वो नहीं बदल रहे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने की बात हो जाती है। प्राइस बदल दो, ब्रांड बदल दो, क्वांटिटी बदल दो, ऐसा कुछ हो सकता है। या उल्टा हो सकता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन सेम बट पार्टीज आर चेंज। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस वही है, नए कॉन्ट्रैक्ट की, पुराने की जो थी वही, लेकिन पार्टीज बदल गई। एक्स और वाई की जगह पे हो सकता है एक्स और जेड आ जाए, वाई निकल जाए, या एक्स वाई है तो थर्ड एंट्री, थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, जेड भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है इन केस ऑफ नोवेशन। अब नोवेशन की कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी है। शॉर्ट नोट में पूछ ले तो इतना ही डिटेल में आपको समझाना है। सो नोवेशन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो ये लीगल काम करना है, आपने जो भी करना है लीगल काम करो हमेशा, मैं तो कहता ही हूँ स्टूडेंट्स को, वट एवर एक्ट यू डू इट शुड बी केपेबल ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यानी आप लीगली चैलेंज कर सको, लीगल एक्शन ले सको, वैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? आपको लीगली चैलेंज करना होगा, लीगल एक्शन लेना होगा, कोर्ट में जाके केस करना हो, ब्रीच हुआ हो तब। तो आप कैसे कर पाओगे सर? जब आपने सारी सेक्शन 10 की सारी एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल की। सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशंस कौन सी है? देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टी होनी चाहिए,
एक बंदे ने ऑफर की हो, दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया हो, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, ये सारी बातें आ जाती है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, नोवेशन मस्ट बी डन बिफोर द ब्रीच ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। पुराने कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ जाए उससे पहले नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, वही वो वैलिड होगा। क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट इट इज कंसीडर एज ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ बेस चाहिए ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का बेस लोगे कि नहीं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट का अंत है उससे पहले नया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही वो वैलिड होगा। पुराने कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ जाए फिर नया करने की जाओगे तो नहीं चलेगा। तो एक टाइम लिमिट होगी, ब्रीच हो जाए या उसकी एक्सपायरी हो जाए उससे पहले, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की में से ब्रीच हो जाए या उसकी एक्सपायरी हो जाए उससे पहले नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए, तो ही वो वैलिड होगा। तीसरी पॉइंट है, इट इज पॉसिबल ओनली बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न पार्टीज टू बी कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल कंसेंट लेना कंपलसरी है ऑलवेज, जितनी भी पार्टीज है, एक पार्टी, दो पार्टी है या दो से ज्यादा पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हर पार्टी का कंसेंट लेना जरूरी है। पक्षकार भले पुराने हो या नया ऐड हुआ हो अंदर, तो उन सब की कंसेंट लेना जरूरी है। सबको पूछ लेना है, भाई कबूल है, हाँ भाई कबूल है, हम नया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन सबको कबूल है, हाँ भाई कबूल है। इस तरीके से कंसेंट लेके काम करना है। तो कंसेंट इज मस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज। चौथा पॉइंट है, with the formation of the fresh contract the liability under the old contract is totally discharged। जैसे ही आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या हो जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो न्यू लायबिलिटीज क्रिएट हुई उसके हिसाब से परफॉर्म करना है, और पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से हमें छुटकारा मिल जाएगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाना है। फॉरगेट द ओल्ड वन, मेक फुलफिलमेंट ऑफ योर कमिटमेंट अंडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चार एसेंशियल्स है इसके, जिसका आपको ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं नोवेशन का। A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall enforce henceforth accept C as his debtor instead of A। A कौन है, डेटर है। पहले तो ये समझ लीजिए, B क्रेडिटर है। A ने कुछ रुपए देने हैं, लोन ली हुई है B से, कुछ रुपए देने हैं B को। तो अब अरेंजमेंट ऐसी हो रही है, एग्रीमेंट ऐसे हो रही है कि B, A, B, C तीनों मिलकर कंसर्न दे रहे हैं एक दूसरे को कि भाई अब जो है बी का जो डेटर है अब सी होगा ए की जगह पे इंस्टेड ऑफ ए। यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट किसके, इनके बीच में था, ए और बी के बीच में पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, और अब इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो रहा है बी और सी के बीच में। हवाला ट्रांजेक्शन जैसा है। ए बी से कहता है भाई मैं अब तुझे पैसे नहीं दूंगा, मेरी जगह सी देगा, तो अब ए निकल गया कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल, और सी आ गया। तो यहाँ ये कौन सी सिचुएशन, इनोवेशन में दो सिचुएशन की हमने देखी। when the party remains same but contract is changed, आपको याद होगा, यहाँ उल्टा, where the contract is changed but party remains same, यहाँ पार्टीज बदल रही है, यहाँ ए की जगह पे सी आ गया। तो द ओल्ड डेप्ट ऑफ ए टू बी इज डिस्चार्ज, ये कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ गया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ गया, ए और बी के बीच में था, नया कॉन्ट्रैक्ट बना, न्यू डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में ए की जगह सी ने ले ली, और अब सी जो है डेटर हो गया बी का, अब सी ने परफॉर्म करना है। सो दिस इज अ नोवेशन बेस्ड ऑन चेंज ऑफ पार्टी। नोवेशन का एग्जांपल है जहां हमने पक्षकार चेंज किए, और ये एक सही तरीका है, कुछ गलत नहीं इसमें। तो यहाँ डिस्चार्ज किस में से मिल रहा है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिल रहा है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज सिर्फ ए को मिल रहा है, ध्यान रखना, लेकिन सब म्यूचुअली एग्री होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये भी समझना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या होता है, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, चेंज करना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंजेस करने की बात है। इट मींस अ चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। यहाँ पे भी कंसेंट लेना जरूरी है। आप कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूछ के करना है, बिना पूछे कोई भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं करनी। किसको पूछने जाना है, बीवी को नहीं, बीवी को नहीं भाई,
प्रॉमिसर और प्रॉमिसी एक दूसरे का कंसेंट लेके अल्टरेशंस कर सकते हैं, लेकिन दोनों की कंसेंट जरूरी है। जितने भी पक्षकार है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबकी कंसेंट लेना है। अब टर्म्स और कंडीशंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं? अल्टरेशन हैज द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी थी वो चेंज हो गई है। अब ये नई शर्तें आ गई है तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू कंडीशन, ऐसा हो जाएगा। द मटेरियल अल्टरेशन इज वन विच अल्टर्स द लीगल इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पूरी भाषा चेंज हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे ही आप अल्टरेशंस करते हैं, अल्टरेशंस किस स्वरूप के हो सकते हैं? ऐसा तो क्या है जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करने की बातें करोगे? मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट अल्टरेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट भाग है वो। इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मटेरियली अल्टर्ड। अब क्या अल्टरेशन किया जाता है, क्या चेंजेस किया जाता है? तो भाई अमाउंट चेंज किया जा सकता है। जो भी अमाउंट है, जो भी प्राइस फिक्स की गई है वो प्राइस चेंज कर रहे हो आप, तो उसकी इफेक्ट होगी। किसी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। दोनों रेडी होने चाहिए मानने के लिए, एग्री होने चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अंदर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ वेरिएशन करने की बात हो रही है, क्वांटिटी चेंज करने की बात हो रही है, ब्रांड चेंज करने की बात हो रही है, ये सारी चीजें अगर if material alteration is done with the consent of the parties, then the original contract is discharged by alteration and new contract with alteration comes into existence. कंसेंट लेकर अगर हम मटेरियल अल्टरेशन करते हैं शर्तों का, तो क्या होगा? पुरानी कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ जाएगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मींस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। अल्टरेशन की वजह से डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू कंडीशंस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देनी होगी पार्टीज। तीसरी मेथड पे चलते हैं। तीसरी मेथड का नाम है रेसिशन, सेक्शन 62। रेसिशन, यहाँ स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं स्पेलिंग। रेसिशन की जगह पे रिसेशन लिख के आ जाता है दोस्तों। अब रिसेशन और रेसिशन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप रिसेशन लिख के आ जाते हो तो आपके आंसर में मंदी आ जाएगी। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, और रेसिशन का मतलब क्या होता है ये अभी हम समझेंगे। व्हाट इज रेसिशन? रेसिशन मींस कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, बात खत्म कर दो। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर देते हैं। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन the contract is voidable cancels the contract, then the other party is released from the obligation of any further performance under the contract. अब यहाँ पे बात आ रही है voidable contract की। voidable contract क्या होता है? What is voidable contract? अब आपको मैंने पहले ही कहा हुआ है दोस्तों, बीच बीच में voidable contract आपको परेशान करेगा ही। void contract क्या है, void agreement क्या है, voidable contract क्या है, उसके लिए आपको पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपका बेस अच्छा है, क्लियर है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा हम क्या समझ रहे हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट्स एन ऑप्शन गिवन टू वन पर्सन फॉर कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब चार रास्ते पे खड़े रह के चिल्लाना नहीं है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ऐसे कैंसिलेशन नहीं होता है। आपने अदालत में जाना होगा, लीगल एक्शन लेना होगा, उसके बाद आपने वहाँ अप्लाई कर कर वहां से लीगल विथ प्रॉपर चैनल आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने की एक ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन उसी को मिलता है जिसके साथ अन्याय हुआ है। इसे हम टेक्निकली एग्राइड पार्टी कहते हैं, पीड़ित पक्षकार। अब सारे तो पीड़ित पक्षकार होंगे नहीं, दो में से एक ऐसा बंदा होगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के हमने पैटर्न्स भी देखे हुए हैं, जैसे कोर्शन का उपयोग करना, जैसे फिजिकल फोर्स का उपयोग करना, किसी को मारना, मारने की धमकी देना और उससे कॉन्ट्रैक्ट करना, उसकी जमीन ले लेना, उसका बंगला ले लेना, उसकी गाड़ी ले लेना, फोर्स कर कर, धमकी देकर, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई इस तरीके से करता है आपके साथ और आपकी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है आपसे, तो आप उसको लीगली चैलेंज कर सकते हैं। A person who is considered as over here is a aggrieved party. He has an option to go to court and take legal action against the person who has done injustice to him.
तो आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करूं आगे। जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने की अपील करेंगे, यू गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से, क्योंकि आपकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है। वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट। यहाँ फ्री कंसेंट नहीं है, आपसे कुछ कंसेंट लिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं। पहली बात तो ये है, लेकिन आपको फिर भी इसको लीगली चैलेंज कर कर कैंसिल करवाना है, प्रूफ कर कर। तो इस तरीके से डिस्चार्ज मिल जाएगा आपको, आपको मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें आपको न्याय मिलेगा। आपसे कुछ पैसे अगर लिए गए हैं तो वो आपको वापस मिल जाएगी, आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। इस तरीके से फायदा होगा। तो ये यूनिलेटरल कैंसलेशन की बात है। कैसी कैंसलेशन की बात है? यूनिलेटरल। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट का म्यूचुअल कैंसलेशन भी होगा। दोनों पक्षकार मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था उसमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। If by mutual agreement the contracting parties agree to cancel the contract is discharged। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं, दोनों दोनों को कोई परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में से पक्षकारों को मुक्ति मिलती है। इसे कहते हैं म्यूचुअल कैंसलेशन। बायलैटरल कैंसलेशन भी कह सकते हैं, एक्सप्रेस कैंसलेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है एक्सप्रेस कैंसलेशन का या बायलैटरल कैंसलेशन का या म्यूचुअल कैंसलेशन का। तो Viral promises to supply certain goods to Hiral. Before the actual date of performance, Viral and Hiral mutually agrees to that the contract will not be performed. The contract is rescinded, cancelled, that is mutual। हिरल और विरल मिलकर डिसाइड करते हैं, यानी एक बंदा कहता है कि मैं आपको गुड्स दूंगा, दूसरा कहता है ठीक है अच्छी बात है दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, जो डेट थी एक्चुअल डेट उससे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कोई जरूरत नहीं परफॉर्म करने की। कहता है कि मुझे आपका माल नहीं चाहिए या मैं आपको माल सप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है मत करना। अगर आप मुझे गुड सप्लाई नहीं करोगे मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, बात खत्म। ठीक है चले, तो इस तरीके से भी कैंसिलेशन हो जाता है, जहाँ दोनों एग्री कर देते हैं म्यूचुअली, कैंसिलेशन के लिए एग्री हो जाते हैं और कोई एक दूसरे पे केस भी नहीं करता, चल जाता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। उसके बाद इम्प्लाइड रेसिशन। इम्प्लाइड रेसिशन क्या होता है? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाई बोथ द पार्टीज फॉर लॉन्ग पीरियड। Non-performance of a contract by both the parties for a long period and none of the parties has objected। आज आपने ऑर्डर दिया, 6 महीने हो गए, वो ऑर्डर अब तक आपको मिला नहीं, वो माल अब तक आपको मिला नहीं, ना आपने डिमांड किया, ना सामने वाले ने आपको दिया, ना आपने पेमेंट किया, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, कोई रिमाइंडर नहीं, कुछ भी नहीं। यानी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय बोथ द पार्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड 6 महीना बहुत लॉन्ग पीरियड है भाई। ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइडली कैंसिलेशन हो जाएगा। वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई तूने, मैंने माल लिखा, तूने भेजा नहीं तो मैंने पेमेंट दिया नहीं, माल बेचता तो पेमेंट देता। तो इस तरीके से 3 मेथड हमने समझ लिए। पहला था नोवेशन, दूसरा था अल्ट्रेशन, तीसरा था रेसिशन। अब चलते हैं रेमिशन के पास। रेमिशन सेक्शन 63 के हिसाब से, पहले 3 मेथड जो हमने डिस्कस किए सेक्शन 62 के हिसाब से थे, अब जो डिस्कस करने जा रहे हो सेक्शन 63 के हिसाब से। तो सेक्शन 63 क्या कहता है? lesser sum than what was contracted for or a lesser fulfillment of a promise made। अंडरलाइन किया हो मैंने, ये पंच लाइन है। कमीशन का मीनिंग क्या है सर? जितनी अमाउंट आपको मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल रही है और आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपको मिलने चाहिए थे 100 रुपए, लेकिन आपको बंदा दे रहा है 60 रुपए, 60 रुपीज, और आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, डन, बात खत्म हो गया। बाकी के 40 आप जिंदगी में मांग नहीं सकते। कि आपने क्या किया सर? आपने एक्सेप्टेंस कर लिया ऑफ लेसर सम। सम यानी कोई अकाउंटेंसी का सम नहीं, यहाँ पे अमाउंट होता है। आपने एक्सेप्टेंस कर लिया कम रकम का। देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, बात तो 100 की हुई थी और आपने 60 का एक्सेप्टेंस कर लिया एज अ सेटिस्फेक्शन, एज अ सेटिस्फेक्शन, बस बात खत्म हो गई। फ्यूचर में आप बाकी के 40 रुपीज कभी भी मांग नहीं पाओगे, ऐसी सिचुएशन। यहाँ पे इस तरीके से भी डिस्चार्ज मिलता है, इसे कहते हैं डिस्चार्ज बाय रेमिशन या डिस्चार्ज बाय सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। और लेसर फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस मेड, यानी जो वादा, जितना वादा किया था 100% ही वादा वादा किया था, लेकिन 60% 70% ही परफॉर्मेंस किया है, तो सर वहाँ पर पार्शियल परफॉर्मेंस है, फिर भी हम एक्सेप्टेंस कर लेते हैं। तो फिर वो हमारी गलती है, हमने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं कर सकते।
It is a situation where a party may exercise right to remit or to give up his whole claim or a part of a claim. Such promise of satisfaction becomes binding even though there is no consideration for doing so. In that case, the contract or remaining part of the contract gets discharged. It is also considered as discharge by satisfaction. एग्जाम्पल रखा है यहीं पे इसी के बेसिस पे जो भी अभी हमने यहाँ पे समझा। आरके ऑफ जेके रुपीज 40,000, आरके ने जेके को 40,000 रुपए देने हैं। मान लीजिए 1 साल हो गया है, 40,000 की जगह पे 1 रुपया नहीं दिया आरके ने जेके को। जेके पेस आरके पेस टू जेके रुपीज 25,000। अब 1 साल की 1 साल से ऊपर हो गया, पैसे दे नहीं रहा है बंदा, तो आरके एक 25,000 के ऑफर कर रहा है कि भाई आई एम गोइंग टू पे यू 25,000 इन प्लेस ऑफ 40,000 एज इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट। यानी 40 तो मैं नहीं दूंगा, आरके जेके से कह रहा है 40 की जगह 25 दूंगा, मंजूर है तो बोल, बाकी के 15 भूल जा, नहीं मिलने वाले। इट इज इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट। अब 1 साल हो गया हो तो फिर आप भी क्या सोचोगे, भाई 40 पूरे लॉस हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है, 100% का लॉस हो रहा है, उसकी जगह पे 60% आ रहा है, आने दो, 25,000 की लक्ष्मी तो मिल रही है, ले लो। द होल डेप्ट इज डिस्चार्ज। इस तरीके से भी कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं। ये कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको आगे फ्यूचर में कोई रिलेशन नहीं रखना हो, कोई व्यवहार ना करना हो मार्केट के अंदर, वो ऐसा काम करते हैं। आप ऐसा मत करना कि 40,000 नहीं दूंगा, 25,000 दूंगा, बोल चाहिए। इस तरीके से अगर आप व्यवहार करेंगे मार्केट में, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, फ्यूचर में आपसे कोई व्यवहार करने के लिए रेडी नहीं होगा। एक ट्रांजेक्शन में आपको फायदा होगा लेकिन ये बहुत लंबा लॉस हो जाता है, प्रेस्टीज खराब हो जाती है हमारी मार्केट में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से भी डिस्चार्ज होता है। होल डेप्ट इज डिस्चार्ज, यानी फ्यूचर में 15,000 आरके जेके को कभी देगा नहीं और जेके भी आरके से मांग नहीं सकता। ये भी एक अरेंजमेंट है, ऐसा भी होता है व्यवहारों में। वेवर सेक्शन 63 के हिसाब से एक और मेथड है। वेवर मीन्स टू बी लेट गो, और द सरेंडर ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, यानी आपका जो अधिकार है, हम नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, हमारे जो अधिकार होते हैं हम जाने देते हैं, लेट गो करते हैं। चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक घर का बंटवारा हो रहा हो, पार्टीशन हो रहा हो, तो वहां पे होता है कभी कभी भाइयों में, भाई एक भाई ऐसा बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, 1 रुपया नहीं चाहिए प्रॉपर्टी का, आप दोनों रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। तो कुछ लोग अपना अधिकार इस तरीके से लेट गो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, आई सरेंडर माई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कभी क्लेम भी नहीं करूंगा, जाओ मौज करो, आपसे कभी मांगूंगा भी नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी, कभी ऐसा इल्जाम भी नहीं लगाऊंगा कि मेरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने हड़प की, ऐसा किया वैसा किया, जाओ। This is a situation where one party has fulfilled its contractual obligation but it remains outstanding on the part of the other party of the contract which he is not in a position to discharge. दो में से एक पक्षकार ने अपना काम कर लिया, दूसरे पक्षकार का काम करना बाकी है, उसकी परफॉर्मेंस बाकी है, और जिसकी परफॉर्मेंस बाकी है वो अपने आप को डिस्चार्ज नहीं कर सकता जब तक वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? अगर वो परफॉर्म नहीं करना चाहता है तो हो सकता है फर्स्ट पार्टी उसे कह दे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यानी जब तक फर्स्ट पर्सन उसे सेकंड पर्सन को ना कह दे कि भाई तुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसे डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट पर्सन ने, यानी कि प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को इस तरीके से छुटकारा दे दिया, इस तरीके से बोल दिया कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, देन इट इज कंसिडर एज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय वेवर। ये उसका बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है। When a party voluntarily, deliberately, and unconditionally waives his right under it, the other party is released from his obligation. एक बंदा अपने ही अधिकार को वेव कर ले वॉलंटरीली कि मेरे लिए परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं परफॉर्म करोगे तो चलेगा, आप वॉलंटरीली सामने वाले को मना कर देते हो, कोई कंडीशन भी नहीं रखते, और आप अपना अधिकार इस तरीके से वेव, यू लेट गो योर राइट, यू सरेंडर योर राइट, तो वहीं पे जो सामने वाला बंदा है, ही गेट रिलीज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, उसे छुटकारा मिल जाता है। अब उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, आप ही ने उसको मना कर दिया परफॉर्म करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, कृष्णा एग्रीज टू रिपेयर द लैपटॉप ऑफ कपिल। कृष्णा एग्री करता है, कपिल का लैपटॉप वो रिपेयर करके देने वाला था, कपिल उसे स्टॉप कर देता है। कपिल लेटर ऑन स्टॉप्स कृष्णा फ्रॉम रिपेयरिंग द लैपटॉप, मना कर देता है, लैपटॉप रिपेयर करने की जरूरत नहीं। कृष्णा रेडी था कपिल का लैपटॉप रेडी करने के लिए, लेकिन कपिल ने ही उसको मना कर दिया, जिसका लैपटॉप था
उसी ने मना कर दिया, भाई कोई जरूरत नहीं मेरे लैपटॉप को रिपेयर करने की, चलेगा। जैसे ही कपिल ने ऐसा बोल दिया, कृष्णा इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अब कृष्णा इसके अंदर अब परफॉर्म नहीं करना चाहता है फ्यूचर में भी तो चलेगा, क्योंकि आपने खुद मना कर दिया। प्रॉमिसर ने खुद प्रॉमिस को मना कर दिया कि अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय वेवर। इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है। जिसके लिए काम करना था उसी पर्सन ने आपको मना कर दिया, आप किसके लिए काम करोगे? बात खत्म हो गई। आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, आखिरी मेथड पे चलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम सेक्शन 63 के हिसाब से। ज्यादातर आपको यहाँ पे याद होगा, फीस की बात मैं करता हूँ, जब भी टाइम लिमिट आती है मुझे फीस याद आती है। आपको भी याद होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए दोस्तों। तो टाइम लिमिट एक्सटेंड की है, नोटिस भी आई है, आप ध्यान रखिएगा 21, यानी आज आखिरी दिन है। फीस जिनकी बाकी है भर दें। तो इनके बाद की जो लीगल स्टेप्स लेनी है, जो स्टेप्स लेनी है कॉलेज ने, वो उन्होंने रखा है नोटिस के अंदर, वो फॉलो करेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका एजुकेशन बिगड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए एक तरीके से। लेकिन आप अगर नेग्लिजेंसी दिखा रहे हैं, 75 डेज हो चुके हैं अभी तक अगर आप फीस पे नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, वो गलत बात है एक तरीके से। तो आप ध्यान रखिए, आज आखिरी तारीख है, अगर अभी भी बाकी है तो ऑनलाइन सिचुएशन, ऑनलाइन फैसिलिटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ दिक्कत हो रही है तो कॉलेज पे आ सकते हैं फिजिकली, ऑफलाइन आ सकते हैं और पे कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली एग्री टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, then the parties must perform their part within such extended period of time। जो टाइम लिमिट दी गई उस टाइम लिमिट के अंदर आपने अपना काम कर देना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, दे नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। जो समय सीमा दी है पहले तो उसके अंदर अपने काम कर देना चाहिए, लेकिन अगर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं, दोनों साथ में मिलकर एग्री करते हैं कि नहीं ये समय सीमा कम पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो चलिए 1 हफ्ता बढ़ा देते हैं या 2 हफ्ता बढ़ा देते हैं, तो उसके हिसाब से आपने परफॉर्मेंस देनी है। सो पुराने टर्म्स के हिसाब से, यानी पुराने टाइम के हिसाब से और टर्म के हिसाब से आपने परफॉर्मेंस नहीं करना है। फिर अब जो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस करने के लिए लायक हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैन promised पटेल टू सेंड गुड्स ऑन सेकेंड में, हाउएवर पटेल एक्सटेंड्स द टाइम टू सेंड द गुड्स टिल 21। दो पक्षकारों के बीच में टाइम लिमिट फिक्स की गई थी कि जैन ने जो है पटेल को गुड्स देने थे 2 मई को, लेकिन जिसे गुड्स देने थे वही कह रहा है, पटेल जी कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, 2 मई तक अगर आप नहीं दे पाते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक काम करो 21 तक दोगे तो भी चलेगा। तो अप्रोक्स 20 दिन बढ़ा दिए, तो बल्ले बल्ले है। जेन अब आराम से डिलीवरी कर सकता है गुड्स की, अगर उसे दिक्कत हो रही होती हो सकता है पटेल उसकी दिक्कत कम कर दे कि कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है, आप 21 तक भी देंगे तो चलेगा, ओके डन। तो नाउ जेन इज डिस्चार्ज फ्रॉम सेंडिंग गुड्स ऑन सेकेंड। अब 2 मई तक माल देने की जरूरत नहीं है, उसमें से उसको डिस्चार्ज मिल गया है, बल्कि अब वो आराम से 21 दिन, यानी कि 21 मई तक, 21 मई तक अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन निभा सकता है, फुलफिल कर सकता है, ऐसा।